जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गुड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक विषय के ब्लूप्रिंट में शामिल किए गए विषय वस्तु पर, हटाए गए विषय वस्तु पर और ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि आपको परीक्षा के हिसाब से केवल और केवल एनसीईआरटी की जो आपको टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक दी गई है उसकी विषय वस्तु पर ही ध्यान रखना है। वो विषय वस्तु जो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है लेकिन प्राइवेट पब्लिशर की टेक्स्ट बुक में दी गई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। परीक्षा के हिसाब से आप केवल और केवल अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की उसी को ही आप अपना आधार रखें। जो विषय वस्तु उसमें दी गई है हमें उस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, ऐसे न्यूमेरिकल्स मतलब सवाल, गणितीय सवाल आप जरूर करें जिनकी वैल्यू सीधे सूत्र में रखना है और हल करना है। ऐसे सवालों को जरूर कर लें कि वैल्यू को केवल सूत्र में रखा और उससे आंसर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के सवालों को जरूर हल कर लें। इस तरह के ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए हम एक एक यूनिट के हिसाब से चर्चा करते हैं। तो पहली आपकी जो कक्षा 12वीं की भौतिक विषय में पहली यूनिट है वो है स्थिर विद्युत। अब इसमें दो पार्ट है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थित विद्युत विभव तथा धारिता। ये दो पार्ट हैं। अब पहले पार्ट में से एक समान आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य और आंतरिक इसको हटा दिया गया है। ये एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पॉइंट बनता है 1.15.3, इसको हटा दिया गया है। दूसरा पार्ट में से हटाया गया है परावैद्युत तथा ध्रुवण। तो ये दो चीजें आपके इसमें से हटा दी गई हैं। ये इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, बाकी सब शामिल है। अब इस पूरी यूनिट को, दोनों पार्ट को शामिल करते हुए क्या वेटेज दिया है, तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका 9 नंबर का है। इसको 9 नंबर प्रदान किए। इसमें से 1 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है। तो आप चले गए, अब 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो 3 अंक के हिसाब से प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम खाली, ये 3 नंबर में बन जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो 3 नंबर में आते हैं। अब एक प्रश्न इसमें 5 नंबर का है। तो 5 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपसे बता रहा हूँ। पहले आप प्राथमिकता के तौर पर इन्हें हल करें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये ही प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो कौन से प्रश्न, अगर पहले पार्ट में से हम बात करें तो गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग, या फिर गाउस का नियम सिद्ध करना और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम की उत्पत्ति गाउस के नियम की सहायता से, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव में से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में से एक स्थिति वाला प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें समांतर पट्टी का संधारित्र को डिराइव करना या फिर उसके जो संयोजन है उससे संबंधित जो प्रश्न, ये 5 नंबर के प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लेकिन हम इसकी आड़ में कई बार छोटे छोटे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, तो उन्हें जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो 2 प्रश्नों के संयोजन से ही बना देते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न 1 नंबर का और उसके बाद वो बड़ा प्रश्न बना देते हैं। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का हो गया। फिर वो पूछता है कि अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आप छोटे छोटे, या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और गाउस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो छोटे प्रश्नों को यहाँ छोड़ना नहीं है, उन्हें याद करना है। वो 5 नंबर वाले प्रश्न के साथ उसको जोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी बड़े प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं इकाई 1 में। अगर हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं तो दूसरी यूनिट में एक ही पार्ट है और वो है धारा विद्युत, और लेसन एक ही, यूनिट भी एक ही। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि अत्यधिक नंबर का एक पार्ट है, 12 नंबर का पार्ट एक ही है लेकिन 12 नंबर का। इसको पूरे पार्ट को आपको बहुत ध्यान से इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि बहुविकल्प भी एक दिया है और एक रिक्त स्थान भी दिया है।
और बारीकी से पढ़ेंगे तो आप इसको हल कर पाएंगे। और उसके साथ साथ प्रश्न भी ज़्यादा है, 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस पाठ में से एक गणितीय सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गणितीय सवाल में ऐसे सवाल जिनका मान सीधे सूत्र में रखो और उसका उत्तर आ जाता है, इस तरह के सवाल आप जरूर करें। अब 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन सकते हैं? तो 2 नंबर के हिसाब से अगर देखें तो खाली ओम का नियम या खाली ओम के नियम की सीमाएं, या ओम का नियम और उसकी सीमाएं 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है अगर दोनों एक साथ आते हैं। तो संभावनाओं को बात कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति अगर इसकी बात करें तो 2-2 नंबर के प्रश्न में ये शामिल हो सकता है। किरचॉफ का नियम ये 3 नंबर में जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु और उसका सिद्धांत ये भी 3 नंबर का है। तो 3 नंबर 4 प्रश्न के हिसाब से मैं 4 बिंदु आपको दे रहा हूं। अब इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, वो है प्रतिरोधकता का समांतर क्रम में संयोजन या श्रेणी क्रम में संयोजन। इस पर गणितीय सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इससे संबंधित चीज़ों को अच्छे से याद करें। अब इसमें से हटा क्या दिया गया है? तो 3.7 जो बिंदु है आपके अध्याय में, 3.7 जो बिंदु है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, इसको हटा दिया गया है। और 3.8 बिंदु प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, इसको भी हटा दिया गया। ये 2 चीजें हटने से आपके 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न और कम हो गए। अब आप ओम का नियम, उसकी सीमाओं को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें से ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान का भी प्रश्न बन जाता है। विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इसकी इकाई और इससे संबंधित एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान में जाने की संभावना बन जाती है। किरचॉफ का नियम बहुत ध्यान से पढ़े, इसके आने की संभावना बिल्कुल है। और व्हीटस्टोन सेतु को आप अगर किरचॉफ का नियम पढ़ते तो व्हीटस्टोन सेतु को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अब क्योंकि प्रश्न 4 है तो 4 बिंदु तो ये हो गए, और इसमें से एक गणितीय सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए संयोजन क्रम और श्रेणी क्रम पर से संबंधित सूत्रों को अच्छे से याद कर लें, और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे सवालों को आप हल करके अपनी प्रैक्टिस कर लें। यूनिट 3 बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि उसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट पूरा हटा दिया गया है और जो एक पार्ट बचता है उसमें से भी बहुत चीज़ें हटा दी गई है। अब इसमें से छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए इस पार्ट का पूरा अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि 50% से भी ज़्यादा अगर यूनिट कम कर दी गई है तो बहुत कम मटेरियल है, तो उसको पूरा पढ़ना जरूरी होता है। आइए हम देखते हैं इसमें से क्या हटाया गया है। तो यूनिट 3 है धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें 2 अध्याय हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व और चुंबकत्व। तो अब जो पहला पार्ट है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसको हम अध्याय 4 कहेंगे। तो अध्याय 4 में से तो साइक्लोट्रॉन 4.4.2 आपकी बुक में इस जगह दिया है, 4.4.2 साइक्लोट्रॉन, और 4.8 परनालिका तथा टोराइड। यह हटाने से आपका एक पार्ट बहुत छोटा हुआ है, इसको हटा दिया गया है। और अध्याय 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव, तो अध्याय 5 पूरा ही हटा दिया गया। अध्याय 5 पूरा हटा दिया, उसमें देखना ही नहीं। अध्याय 4 में से भी बहुत सारी चीजें हटा दी गई, तब यूनिट में आपके 60% मटेरियल हटा दिया गया। अब इसमें क्या है कि क्या क्या चीजें शामिल है? तो एक बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा और एक सही जोड़ी में जाएगा, और 3 छोटे छोटे प्रश्न बन गए। और फिर 2 अंक के 3 प्रश्न हैं। ऐसे में इस पाठ को बहुत अच्छे से आप पढ़ें तो आपको छोटे छोटे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप इसमें छोटे छोटे प्रश्न ही तैयार करवाइए। अब 2 अंक के जो 3 प्रश्न बनते हैं उनकी कहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा है? तो चुंबकीय क्षेत्र, उसकी परिभाषा, लॉरेंज बल, उसकी परिभाषा, इसमें से आपको प्रश्न मिलेगा। बायो सावर्ट का नियम अच्छे से पढ़ें, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न जा सकता है और प्रश्न भी बन सकता है। इसके बाद चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, इसमें प्रश्न जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा इसमें से एक प्रश्न 2 नंबर का विभिन्न प्रकार से पूछ सकते हैं। पूरा गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा जरूरी नहीं। गैल्वेनोमीटर के उपयोग बताइए, ऐंठन से संबंधित प्रश्न आ सकता है, इसको चल कुंडली क्यों कहा जाता है, इस तरह से इसमें प्रश्न बन जाते हैं छोटे छोटे इसमें से। तो इस गैल्वेनोमीटर को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। केवल चल कुंडली गैल्वेनोमीटर ही आपके इसमें है,
इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें और ये पूरा पाठ को ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न हैं और दो नंबर के 3 प्रश्न, टोटल 6 प्रश्न है और 9 नंबर का ये पूरा अध्याय है। जो इकाई 4 है उसका अगर हम अध्ययन करें तो उसमें 2 पार्ट है। इकाई 4 जो आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें 2 पार्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो जो अध्याय 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा का पूरा पार्ट ऐसा कैसे। लेकिन अगर हम अध्याय 7 की बात करें प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें से 2 चीजें हटा दी गई, वाटहीन धारा और अनुनाद, मतलब कोई विशेष नहीं हटाया है। ये मान के चले कि ये दोनों अध्याय पूरे के पूरे ही हैं, वाटहीन धारा और अनुनाद। अब हम देखें कि इसमें क्या है, एक प्रश्न बहुविकल्प का है, एक रिक्त स्थान का है और 2 अंक आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। लेकिन महत्वपूर्ण है एक 5 नंबर का प्रश्न। अब 5 नंबर का प्रश्न है और 2 पार्ट है, तो आप लोग यह करें कि जो पहला पार्ट है उसमें से जो 5 नंबर के आने वाले प्रश्न उनको बहुत अच्छे से कर लें, तो दूसरे पार्ट में आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों पार्ट तैयार करते हैं तो फिर उसमें क्या है कि फैराडे का प्रेरण का नियम तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लेंज का नियम और वो ऊर्जा संरक्षण का नियम तक जाता है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। भंवर धाराओं को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं 5 नंबर के हिसाब से, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है कि भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऐसा 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। या भंवर धाराओं के कारणों में से कोई एक कारण दे दिया जाए और उसका निदान पूछ लिया जाए, तो ये 2 नंबर का प्रश्न इसमें से एक तैयार हो सकता है भंवर धाराओं में से। तो इसके अनुप्रयोग को भी ध्यान से पढ़ें। अब अगर आप दूसरे अध्याय में जाते हैं तो वहां पे 2 प्रश्न बनते हैं, तो श्रेणीबद्ध परिपथ का प्रयुक्त एसी वोल्टता से संबंधित प्रश्न या ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर 5 नंबर में नहीं आता है तो इसमें से फिर 2 नंबर का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रयोग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर होने वाली हानियाँ पूछ ली जाती है। तो इससे फिर एक 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से निकल के आता है अगर ये 5 नंबर में नहीं जाता है। तो ये जो कुछ बिंदु हैं इसमें से 5 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो इसमें से 5 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। अध्याय 5 की अगर हम बात करें तो सरल अध्याय है, विद्युत चुंबकीय तरंग केवल 4 नंबर का है। इसमें एक बहुविकल्प में प्रश्न जाएगा, एक रिक्त स्थान में जाएगा और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अब इसमें से क्या हटा दिया गया है, तो इसकी शुरुआत में जो 8.2 विस्थापन धारा है उससे संबंधित इसको हटा दिया गया, तो विस्थापन धारा हटा दिया गया है। अब बचता क्या है, तो ले दे के बचता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और उसके प्रकार, गामा किरणें और ये सब बचता है। तो ये जो इसके प्रकार है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी में से आपको बहुविकल्प का प्रश्न मिल जाएगा, रिक्त स्थान मिल जाएगा और उसमें से 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गामा किरणों के उपयोग लिखिए, इससे क्या लाभ हानि है ना, एक्स किरणें के क्या उपयोग हैं वगैरह, इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं। तो आप इसके प्रकार और उनके उपयोग को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको 2 नंबर का प्रश्न भी मिल जाएगा और उसमें से आपको रिक्त स्थान की तैयारी और बहुविकल्प की तैयारी हो जाती है दोस्तों। यहाँ हम चर्चा करेंगे जो सबसे कंफ्यूजन पैदा करने वाले जो 2 चैप्टर हैं इस वर्ष ब्लूप्रिंट के संबंध में, आप उन्हें भली भांति समझ लीजिए। तो इकाई 6 में एक ही पाठ है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र कंप्लीटली हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। अभी जो 9 मई को ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें से इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, इसको छोड़ दें। अब आप आ जाए इकाई 7। इकाई 7 में से बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है, इसको समझ लें क्या क्या हटाया गया है। तो इकाई 7 है आपकी तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में से क्या क्या हटाया गया है, इसको आपको भली भांति समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हटाया गया है आपकी किताब में 10.3.1 जो विषय वस्तु है वो है समतल तरंगों का अपवर्तन। तो समतल पृष्ठ से हाइगेंस का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए समतल पृष्ठ से जो तरंगों का अपवर्तन है वो हटा दिया गया है। 10.3.2 सघन माध्यम विरल माध्यम से अपवर्तन वो हटा दिया गया है। 10.3.3 समतल पृष्ठ से एक समतल तरंग का परावर्तन, इसको भी हटा दिया गया। अपवर्तन और परावर्तन दोनों हटा दिए गए हैं। इसके बाद प्रकाशिक यंत्रों की विभेजन क्षमता
सूक्ष्मदर्शी हो या टेलीस्कोप या हो या जो भी हो, उसकी विभेदन क्षमता पूरी तरह से हटा दी गई है। और 10.7 ध्रुवण और ब्रूस्टर का नियम, सीधी सी बातें कहें कि ध्रुवणों से संबंधित सारी चीजें हटा दी गई है। ये सारा इतना पोर्शन इसमें से हटाया गया है। बचता क्या है और प्रश्न कितने नंबर के, इस पर चर्चा करें तो ये 6 नंबर का पूरा अध्याय है। इसमें एक रिक्त स्थान आएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। अब 2 अंक का और 3 अंक का प्रश्न बनने की संभावना कहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो वो है सबसे पहला बनता है हाइगेंस का सिद्धांत, सिद्धांत की पूछें। दूसरा बनता है डॉपलर प्रभाव क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा वो, अब यहाँ पर जो यंग का जो द्विस्लिट का प्रयोग है और उसमें कला संबंध और असंबंध स्रोत मिला करके फिर फ्रिंज की चौड़ाई वाला जो सूत्र है, पूरा डेरिवेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े प्रश्न का अंक का डिवाइडेशन नहीं, लेकिन एक एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र से लेकर के। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि अगर फ्रिंज के प्रयोग में हम पर्दे की दूरी बढ़ाएं तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य को बदल दें तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों स्लिट के बीच की दूरी को बदल दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जहाँ पर यंग के द्विस्लिट के सूत्र का प्रयोग होता है। इसका एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न आने का जो 2 नंबर या 3 नंबर का होगा। इसके साथ ही साथ एक सवाल आने की भी संभावना इसमें बढ़ जाती है, गणितीय सवाल, और वो भी इसी सूत्र से संबंधित हो सकता है। तो 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न, तो 2 नंबर का प्रश्न हाइगेंस का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव में से बनने की संभावना है। और इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई यंग का जो द्विस्लिट वाला प्रयोग है उसमें जो उसका सूत्र है, उसके सूत्र के अनुप्रयोग से संबंधित एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन 3 चीज में ही आपका बहुत सारा भाग सिमट जाता है और यह अध्याय पूर्ण होता है। इसमें अगली इकाई 7 छोटी इकाई है, इसमें एक ही पाठ है और इसमें याद करने के बजाय पढ़ने का ज़्यादा है। कारण ये है कि इसमें 5 अंक की जो इकाई है इसमें एक वाक्य के 2 प्रश्न हैं, सही जोड़ी में 1 प्रश्न है और एक 2 नंबर का प्रश्न है। तो एक नंबर के जब प्रश्न आते हैं तब पाठ का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें से भी उन्होंने डेविसन तथा जर्मर का जो प्रयोग है 11.9 पॉइंट जो है उसको हटा दिया है। तो डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग हटा दिया है। अब क्योंकि इसमें कोई बड़ा नंबर का प्रश्न नहीं है, इसमें से याद किया जाए। और एक नंबर के जब प्रश्न की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बजाय याद करने के। इसलिए आप इस पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें तो आपको एक नंबर के प्रश्न समझ में आसानी से आएंगे। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 8 परमाणु। इसमें 2 पाठ हैं, अध्याय 12 परमाणु और अध्याय 13 नाभिक, 2 पाठ हैं। अध्याय 13 नाभिक पूरा हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अध्याय 12 जो परमाणु है इसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, ये पूरा पाठ पूछा जाएगा। लेकिन इस पाठ को अगर हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखें तो ये 7 नंबर का है और 7 नंबर में भी क्या हो, एक वाक्य के 2 प्रश्न और सही जोड़ी में 2 प्रश्न जाएंगे और एक प्रश्न बनेगा 2 अंक का, कोई बड़ा प्रश्न नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में जो परमाणु पाठ है इसका पूरा अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि आप रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पूरा बहुत अच्छे से समझें। इसमें से 2 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न ये बन सकता है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की सीमाएं क्या हैं, ये 2 नंबर में जा सकता है। सीमाएं जरूर पढ़ें, वैसे रदरफोर्ड का पूरा नाभिकीय मॉडल पढ़ना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और इसका स्पेक्ट्रम, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव या एक वाक्य का प्रश्न निश्चित तौर पर मिल जाता है। और डी ब्रोगली का स्पष्टीकरण जो है इसको आप अच्छे से पढ़ें। वैसे तो मेरा जो सुझाव है कि आप पूरा अध्याय अच्छे से पढ़ें, लेकिन अगर नहीं तो इन 3 बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। एक वाक्य के 2 प्रश्न हैं, सही जोड़ी में 2 प्रश्न हैं और एक 2 अंक का प्रश्न है। इसलिए इन 3 चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान दें। हमारी अंतिम यूनिट आती यूनिट 9, इकाई 9। इसमें देखा जाए तो एक ही पाठ है लेकिन 2 भाग मान लिया। देखा जाए तो एक ही पाठ है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, जिसको हम अध्याय 14 कहते हैं। इसमें 2 भाग हैं और वो है एक तो आपके
संधि डायोड से संबंधित, और दूसरा भाग मान ले आप लॉजिक गेट। इस पार्ट में आप पहले लॉजिक गेट को तैयार कर लें। अब इसमें से क्या हटा दिया गया है, तो जेनर डायोड और उसकी विशेषता, और जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग। सीधी सी बात है, जेनर डायोड और उससे संबंधित सारी चीजें हटा दी है। अब इसमें जो नंबरों का वितरण है, एक वाक्य का एक प्रश्न, एक सही जोड़िए, और अब एक प्रश्न बनता है 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न बनने में जो सबसे ज्यादा संभावना है वो है दोस्तों लॉजिक गेट। अगर आप कर लेते हैं तो एक बड़ा प्रश्न सरलता से तैयार होता है, लॉजिक गेट सरल है। इसके अलावा अगर आप संधि डायोड जाते हैं तो एन व पी प्रकार के अर्धचालक, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है। अग्रदिशिक व पश्चदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड, इसमें से बनने की संभावना। और सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है 5 नंबर का प्रश्न, वो संधि डायोड का दिष्ट कार्य के रूप में अनुप्रयोग। कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या ट्रांजिस्टर भी पाठ्यक्रम में है? तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप उन्हीं विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो विषय वस्तु दी है आपको उन्हीं का अध्ययन करना है परीक्षा के हिसाब से। बाकी आप जितना आगे जाएं वो बात अलग है। दूसरा, कुछ सवालों को हल जरूर कीजिए जिसमें सीधे वैल्यू रखते हैं और वो उनका उत्तर आ जाता है। ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जो बड़े प्रश्न 5 नंबर के, उसमें ऑप्शंस रहेगा अथवा में क्वेश्चंस आएंगे। इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये जो 5 नंबर का प्रश्न है, विशेषकर संधि डायोड का दिष्ट कार्य के रूप में अनुप्रयोग, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कीजिए और लॉजिक गेट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इनमें से 5 नंबर का आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कम पढ़ाई में बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको केवल सुझाव दिए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये परफेक्शन यही आएगा, सुझाव दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 9 मई को ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, उसमें क्या चीज़ें हटाई गई वो बताया, कौन से पार्ट को क्या वेटेज दिया वो बताया, किन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है उस पर हमने चर्चा की। आप इस रणनीति से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। तो आप इसको बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए, ब्लूप्रिंट का अध्ययन कीजिए, क्या पाठ्यक्रम हटाया गया उनका अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के नंबरिंग के हिसाब से कौन से प्रश्न आने की संभावना है उसको देखिए। छोटे छोटे प्रश्न भी जरूर तैयार कीजिए क्योंकि बड़े वाले प्रश्न के साथ जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आप केवल और केवल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए, तो आप बहुत आसानी से कम मटेरियल में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। पुनः मिलेंगे नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।